जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे लोक अदालतों की। लोक अदालतों में एक अस्थायी प्रवृत्ति का लोक अदालत होता है। अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं, ये बात करेंगे हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात करके। लेकिन अदालतों से बोझ कम करने के लिए मुकदमों का, ताकि लोगों को आसानी से उनका हक मिल सके, उनका न्याय मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके, इन सब बातों के लिए लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। उसी में अस्थायी लोक अदालत भी है। लोक अदालत तो कभी कभार महीने, 2 महीने, 6 महीने पर शेड्यूल करके लगता है, लेकिन अस्थायी लोक अदालत जिला सत्र न्यायालय जहाँ है वहाँ पर व्यवस्था रहती है उसकी। आज इसी संबंध में हम बात करेंगे। इसके एक्सपर्ट हैं, अध्यक्ष हैं, रामगढ़ से आए हैं, अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पी.के. सिन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सिन्हा साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि अस्थायी लोक अदालत क्या होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सर्वप्रथम लोक अदालत के बारे में सभी कोई जानते हैं जी। लोक अदालत जो है वह महीना के, झारखंड के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि वो हर एक माह के अंतिम शनिवार को व्यवहार न्यायालय में लगाए जाते हैं जी। लोक अदालत में वैसे झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हाँ, सभी अंतिम शनिवार को लोक अदालत, शनिवार को लोक अदालत लगते हैं जी, जिसमें वैसे केसेज आते हैं जो कि न्यायालय में चल रहे हैं, लंबित हैं, उनका निष्पादन होता है। लेकिन अस्थायी लोक अदालत का गठन इसलिए किया गया कि इसमें केस करने के पहले प्री लिटिगेशन में ही लोग आ सकें और इसकी कार्रवाई प्रतिदिन रहे, जिससे कि जनता को लाभ मिले। अस्थायी लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के धारा 22B के अंतर्गत इसका स्थापना की गई है जी। झारखंड में सभी जिला में इसका प्रावधान है और ये न्यायालय के जो कार्य दिवस हैं प्रतिदिन ये लगते हैं। इसकी बैठने की जगह निर्धारित होती है कोर्ट में। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं या तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी होंगे जी, या अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के होंगे जी। 2 सदस्य में अधिवक्ता भी हो सकते हैं या समाज के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका इसमें मेंबर बनाया जाता है। तो ये जो अस्थायी लोक अदालत है, अस्थायी लोक अदालतों में काम काज जो है, किस तरह के मामले लोग लेकर के जा सकते हैं और जाने की प्रक्रिया क्या है? अस्थायी लोक अदालत में पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित केसेस, यानी सामाजिक उपयोगिता से संबंधित केसेस, और वैसे केसेस जो कि आईपीसी की धारा में सुलहनीय है, वो आपराधिक मामले लाए जा सकते हैं। लेकिन ये प्री लिटिगेशन स्टेज में ही आएंगे। अगर आप ये ऐसे केसेस कोर्ट में चले गए पहले, तो वो नहीं आएंगे, वो फिर लोक अदालत में जाएंगे। केस करने के पूर्व आपको परमानेंट लोक अदालत में आना होगा जी। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयर, हॉस्पिटल, नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, हॉस्पिटल, रियल एस्टेट, एडुकेशन, सैनिटरी, लाइटिंग,
ये सभी प्रकार के जिस बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी प्रकार के केसेस इसमें आ सकते हैं। और इसका परमानेंट लोक अदालत में का जो जुडिक्शन है वो 1 करोड़ रुपए तक का जो मामला है वो देखा जा सकता है इसमें। प्रक्रिया क्या है आपके यहाँ जाने की, स्थायी लोक अदालत में जाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे मान लिया जाए किसी को नगर पालिका, नगर निगम या नगर निकाय किसी से शिकायत है कि हमको पानी के मामले में या होल्डिंग टैक्स के मामले में या किसी तरह के टैक्स के मामले में, साफ़ सफाई के मामले में इतना दिन से मामला चल रहा है, इतना हम पर डाल दिया है टैक्स का, हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, हमारा हमने लिया नहीं फिर भी हमको पानी का टैक्स देना पड़ रहा है, तो प्रक्रिया क्या है, कैसे पहुँचेगा वो आपके यहाँ? परमानेंट लोक अदालत में केस दायर करने की प्रक्रिया बहुत ही साधारण है जी। यहाँ कोई खर्च किसी भी पक्षकार को नहीं लगता जी। यानी कोर्ट फी या जो भी है वो सब यहाँ नहीं लगते। एक सिंपल आप साधारण आवेदन पत्र लिखकर हमें देंगे, मैंने हमारा जो कंप्लेन है उस कंप्लेन से संबंधित आप लिख करके देंगे जी। और उसमें संबंधित दस्तावेज आप लगा सकते हैं। उसे हम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरे पक्षकार हैं उनको उसके आधार पर नोटिस भेजा जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया ये है कि वो फिर जब उपस्थित होंगे तो उनसे जवाब मांगा जाएगा। उसकी जवाब की प्रतिलिपि जो आवेदक करता है उनको दी जाएगी और उसी तरह से जो भी दस्तावेज उनके तरफ से आएंगे उनको दी जाएगी। इसके बाद दोनों पक्ष को बैठाकर पहले मीडिएशन या कॉन्सिलिएशन के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है परमानेंट लोक अदालत में जी। ये एक साधारण कोर्ट नहीं है। हमें जैसे आप पुराने ज़माने में पंचायत देखते थे उसी प्रक्रिया को पहले अपनाया जाता है। दोनों पक्षकारों को बैठाकर आमने सामने बात की जाती है, उसको समझाया जाता है। फिर सर्वप्रथम चेयरमैन और सदस्य ये दोनों पक्षकार को अलग अलग बुलाएंगे। उन्हें बैठ के उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बातचीत करेंगे और अपना नोट तैयार कर लेंगे कि वास्तव में कहाँ बिंदु है, यहाँ पर ये लोग में डिफरेंसेस हैं। उसके बाद फिर दोनों को साथ बैठाकर समझाया जाएगा कि ये बात है और उस पर निष्कर्ष में अगर वो लगाते हैं तब तो अवार्ड बन जाएगा। जो माने समझौता के का जो दस्तावेज है वो तैयार कर ली जाएगी। उस पर चेयरमैन, दोनों सदस्य और दोनों पक्षकारों का हस्ताक्षर होगा। अगर ये यहाँ तक जो परमानेंट लोक अदालत की प्रक्रिया है वो लोक अदालत से ही संबंधित है, लेकिन लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में अंतर यही है जी। कि इसको एक पावर दिया गया है निर्णय करने का। अगर दोनों पक्षकार में कोई भी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, समझौता नहीं हो पा रहा है और स्थायी लोक अदालत ये समझती है कि इसमें समझौता होना था और इन दोनों के बीच में ये एक बिंदु है जिस पर माने निर्णय दिया जा सकता है और ये लोग माने समझौता पर नहीं आ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में उस बिंदु को निर्धारित करेगा और ये निर्णय पारित करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा, जो कि कोर्ट की ही तरह है, लेकिन पूरी तरह सीआरपीसी चाहे सीपीसी या एविडेंस एक्ट से गाइड नहीं होगा। ये सिंपल प्रक्रिया होगी। वो जो निर्णय करेंगे, एक पक्ष मान लिया जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है
वो कंप्लेन जिसके पक्ष ये हुआ है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, या वो जो ऑफर कर रहा है दूसरा पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं। तब वैसी स्थिति में तीनों मिल करके, अध्यक्ष और दोनों सदस्य मिल करके एक फैसले पर पहुंचेंगे और वो फैसला घोषित करेंगे कि ये फैसला है। तो उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रक्रिया है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, जब अगर निर्णय पारित करेगा, न्यायालय माने स्थायी लोक अदालत कोई निर्णय पारित कर देती है। निर्णय दो प्रकार के हुए, या तो समझौता के आधार पर, और दूसरा एक दोनों का दस्तावेज ये देख करके एक लिखित निर्णय पारित हुआ। तो वो निर्णय जो पारित होगा दोनों पक्षकार के तरफ से, माने जो भी एविडेंस आएंगे, दस्तावेज आएंगे, उनके आधार पर जो निर्णय पारित होगा, तो उसका भी वही प्रोसीड्यूर वही होगा कि दो चेयरमैन सदस्य अपना हस्ताक्षर करेंगे और दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये निर्णय जो है, ऐसे तो एक्ट में कहा गया है कि परमानेंट लोक अदालत का कोई भी जो निर्णय होगा उसको एवार्ड कहा गया है। एवार्ड जो होता है वो सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर है और ये अंतिम होगा। मतलब इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, अपील में नहीं जा सकते, इसके विरुद्ध आप कोई अपील नहीं कर सकते, सूट्स नहीं ला सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर निर्णय पारित किया है, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता के आधार पर तो नहीं हुआ, ये एक परमानेंट लोक अदालत ने निर्णय पारित किया है, तो इसमें कोई अपील नहीं की जा सकती, सूट्स भी नहीं लाया जा सकता। लेकिन भारतीय संविधान की आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत वो समीक्षा में रिट फाइल कर सकता है कि हाँ ये गलती है, ये हम मैंने हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर जाने जरूरत, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है। एक एग्जाम्पल आप बताएं अपने 2-3 ये रामगढ़ का जो आपका अनुभव रहा इस मामले में लोक अदालत का, कोई केस है और इस तरह के मामले में एक मामला जिसमें कि मध्यस्थता की आपने और ये क्या नाम है वो सुलट गया, वहीं पर दोनों पक्ष मान गए, और दूसरा मामला ये कि जहाँ ये आया कि वो पक्ष नहीं मान रहे हैं तो आपने निर्णय किया और निर्णय करने का कंपल्सन हो गया कि हम लोग को निर्णय करना है। इस तरह का 1-2 एग्जाम्पल अगर है तो बताएं, थोड़ी सुविधा होगी हमारे दर्शकों को समझने में इसको। ऐसे निर्णय तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी है। 2-3 कठिन मामले थे जो कि कुछ समय लगा, लेकिन उसमें दोनों पार्टी तैयार हो गया, दोनों पार्टी हो गए। ज़्यादातर मामले हम लोगों के यहाँ बैंक से ही संबंधित है, बैंक ऋण, और कुछ मामले इंश्योरेंस के। जनरल पब्लिक थोड़े बहुत आते हैं, क्योंकि अभी स्थायी लोक अदालत की जानकारी लोगों को नहीं है। हम लोगों ने रामगढ़ में काफ़ी कुछ काम किया। सभी बैंक्स, इंश्योरेंस, जो भी हमारे ऑफिसेस हैं जो हमारे अंतर्गत माने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, सबों के यहाँ हम लोगों ने विजिट किया, इसके बारे में बताया भी। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि झारखंड झालसा के आदेशानुसार भारतवर्ष का पहला कैंप अदालत परमानेंट लोक अदालत की ओर से रामगढ़ में ही लगाया गया, वहाँ के बैंक में। और इस प्रकार से हम लोगों ने रामगढ़ में 3 कैंप अदालत लगाए, जिसमें सभी बैंक की ओर से बैंक के केसेस भी थे और भी लोकल केसेस भी थे, और तीनों लोक अदालत हम लोगों के सफल रहे। तो रामगढ़ को वहाँ कितना केस उन लोक अदालतों में जो कैंप लोक अदालत थे उनमें पेंडिंग रखना पड़ा जिसमें निर्णय नहीं हो सका, या दोनों के बीच में समझौता नहीं हो सका, 2, 3, 1 इस तरह कुछ है, या टोटल का पूरा जो है वो हो गया?
आपस में बातचीत करके और वो निपट गया। कुछ इस तरह केस है क्या, या आपकी जानकारी में कोई रिपोर्टेड केस जहाँ की समझौता नहीं हो सका और अस्थायी लोक अदालत पर आदेश पारित करना पड़ा? नहीं, आदेश पारित करने से संबंधित तो अभी तक हम लोगों के पास वैसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं आए हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे आपके माध्यम से, वो ये कि मान लिया जाए कि बैंक्स हर चीज़ के लिए पैसा लेता है, चाहे चेकबुक मांगिए, हर चेकबुक का पेज जो है उस पर आपको पैसा देना पड़ता है। आपको जो पासबुक है उस पासबुक में जो वो अपडेट करते हैं, पासबुक में अपडेट करने का मशीन बना हुआ है, तो मशीन कई बार ओवरलैप कर जाता है। लेकिन कस्टमर को चाहिए कि वो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अपने सीए को वो दे सके, उसके लिए जब कॉपी मांगी जाती है तो उस कॉपी का वो चार्ज करते हैं। ओवरलैप्ड है, पढ़ा नहीं पा रहा है, हमारा काम तो चल जा रहा है लेकिन सीए का काम नहीं चलेगा। वैसी स्थिति में जब पेमेंट हम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, पासबुक से लेकर सब चीज़ के लिए, तब उसके लिए आप पैसा मांग रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अगर किसी कस्टमर के साथ ऐसा हो रहा है या कुछ कस्टमर्स के साथ या बहुत सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए उसको? बैंक को पहले एप्लीकेशन देना चाहिए कि भाई ये तो आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो बैंक का जो रिस्पॉन्स आ रहा है तब उसके बाद में आपके यहाँ जाना चाहिए कि भाई देखिए बैंक हमसे पैसा ले रहा है लेकिन उसके बाद फिर डबल पैसा ले रहा है, फाइन सहित ले रहा है। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं, बैंक आप नहीं न जाएं, आप मेरे यहाँ दें कि हमको मैंने इसकी कॉपी चाहिए, हम सम्मन करेंगे, नोटिस करेंगे, उससे बुलाएंगे। जैसे कि आमतौर पर देखिए क्या है, तुरंत हमारे यहाँ जस्ट अभी 2 या 3 दिन पहले चितरपुर के किसी ने, महिला ने आवेदन दिया है जिसे हमने एडमिट भी किया है कि उनका चेक खो गया, बैंक उसको टहला रहा है और 3 महीना या 4 महीना गुजर गया है, 2 लाख से ऊपर का वो चेक है, उसको पेमेंट नहीं हुआ। तो हमने दर्ज किया और उसको नोटिस किया बैंक को, SBI चितरपुर को किया है। इस मामले में उपस्थित होकर बताएं कि एक्चुअली वो चेक है, चेक आपके यहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो जवाब देंगे। जवाब वही हम कह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चेक आया क्लियरेंस के लिए, आप उसमें लिख देते हैं कि जो ये अंक वाला है और जो अक्षर वाला है दोनों में मिलान नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ ये ऐसा है जो हमको समझ में नहीं आया, इसलिए 395 रुपये या 200 रुपया जो भी है 150 रुपये फाइन लगा दे रहे हैं। आपके यहाँ गड़बड़ है तो आप उसको भेजिए, और भेज करके उसे क्लियरिफाई करिए। क्लियरिफाई करने के बाद अगर उसका दोष आता है तो जो आपका फाइन का सिस्टम है फाइन काटिए, लेकिन आप सीधे फाइन काट लेते हैं उसके वो से अकाउंट से। ये जो है इसको रोकने के लिए या इस तरह के कोई कंप्लेन आते हैं तो कंप्लेन जाना चाहिए आपके यहाँ, वो जाएंगे तो आ सकते हैं, आने पर हम दर्ज करेंगे, उन्हें सम्मन करके बुलाएंगे, पूछताछ। दूसरे की उसमें एक्सपेंस, अदालतों में खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। परमानेंट लोक अदालत जो है इस तरह के मामले में खर्च क्या है वहाँ पर? नहीं, अस्थायी लोक अदालत में 1 पैसे भी खर्च नहीं है। अगर आवेदक कर्ता लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो हमारे यहाँ पारा लीगल वॉलंटियर्स रहते हैं जी, जो आपके आवेदन आपके कहे अनुसार लिख देंगे, पढ़ करके आपको सुना देंगे, उसके बाद आप उस पर हस्ताक्षर करें, हम आवेदन ले लेंगे। कागज़ कलम सभी चीज़ हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, इसलिए दोनों पक्षकारों को 1 पैसे की भी खर्च नहीं है। इसमें एडवोकेट्स की क्या भूमिका है? एडवोकेट रखेंगे तो फी देना पड़ेगा, या एडवोकेट्स के बगैर हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ हमको अपनी बात रखनी है और जो जिसके खिलाफ कंप्लेन है वो कंप्लेन वाला पार्टी आएगा, उसको बताना है, दोनों को मिल करके आप लोग वो करेंगे, या वो एडवोकेट रखना जरूरी हो जाता है? सामान्यतया हमारे यहाँ एडवोकेट की कोई भूमिका नहीं है। अगर आप रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, और नहीं इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि कोई इसका एक सिंपल आवेदन आप क्या, आपका क्या गृहांश है, इसे आपको लिख कर देना है। इसमें कहीं एडवोकेट की बात नहीं है। आप लिख करके दें, आपको उसको पढ़कर कोई डॉक्यूमेंट्स है हम आप ही से मांगेंगे, अगेंस्ट साइड से मांगेंगे, आप दोनों के सामने रहेगा, उससे पर डिसीजन होगा। इसलिए एडवोकेट्स की कोई भूमिका एक्चुअल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो कोर्ट प्रोसीड्यूर है वो हमारे यहाँ नहीं है। वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो सर्वमान्य न्यायिक प्रक्रिया माने है, आपस में बात कर जो
तो उसी के आधार पर हम मेडिएशन चाहे कॉन्सिलिएशन करते हैं। यहाँ कोई एविडेंस एक्ट और CRPC IPC की धारा के अंतर्गत बात नहीं होती। किस तरह के कंप्लेंट्स आपके नज़र से गुजरा है? जैसे आपने बताया बैंक और इंश्योरेंस का, तो आपके यहाँ से कोई बड़ा कंप्लेन जिसमें कि उसके साथ जैसे 2 लाख का आपने एक उदाहरण बताया कि आपने उसको नोटिस किया, इस तरह जिसका निपटारा किया, तो 1-2 उदाहरण आप बताइए। तो इस तरह का जो कंप्लेन आपके यहाँ आया और आपने उसका निपटारा किया, दोनों पक्ष को मिला के समझौता किया। एक निपटारा किया, वो बैंक था ओवरसीज बैंक रांची जी रहने वाले आवेदक जो थे वो रामगढ़ के थे जी। उनका ट्रक जल गया था, ऋण लिए थे, तो इंश्योरेंस से बैंक को पैसा गया होगा। इसके पहले भी वो अपना पैसा पे कर रहे होंगे, तो जो इंश्योरेंस से बैंक ने क्लेम किया वो पैसा बैंक को मिल गया। इनका कहना था कि हमने इतना पे किया, इससे ज़्यादा पैसा उन्होंने इंश्योरेंस से लिया, ये पैसा हमें वापस मिलना चाहिए जी। इसको हमने दर्ज किया, नोटिस की। यहाँ के ब्रांच मैनेजर वहाँ हमारे यहाँ आए, लेकिन ब्रांच मैनेजर आए तो वो सभी चीज़ों के साथ आए। पहले दिन ही वो एडमिट कर लिए कि हाँ इनका ये पैसा निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि 2 या 3 दिन बाद ही वो चेक के साथ हमारे यहाँ आए। जो चेक हम लोगों ने उसको दे दिया। इस प्रकार से ये मुकदमा मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं चला। और यूटिलिटी संबंधित जैसे कि सामान्य सर्विसेज जो होता है, सामान्य सर्विस स्टेट गवर्नमेंट्स का, उस सर्विसेज से कोई कंप्लेन आया कि लोग जानते ही नहीं है, अब इसके बारे में बताने की जरूरत है? हम लोगों ने रामगढ़ में काफ़ी कोशिश किया है, लेकिन दूसरे मामले नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे विभाग इसमें उतना, जैसे बिजली के मामले में आमतौर पर ये होता है, बहुत सारे कंप्लेंट्स पहले से रहे हैं, अभी भी कंप्लेन है कि मीटर कुछ है आप देते कुछ हैं, कभी कम दिया और एक ही बार बढ़ा करके आपने 20,000 25,000 रुपये दे दिया। अब बिजली विभाग में दौड़ है, उसकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। इस तरह की कंप्लेन टेलीफोन डिपार्टमेंट का कि इस तरह का टेलीफोन के आते हैं, BSNL के आते हैं, BSNL के भी होते हैं। 3 डिपार्टमेंट अधिकतर है, वो है बैंक, इंश्योरेंस एंड BSNL। इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी हम लोगों ने बात किया, लेकिन उन लोगों का कहना था, रामगढ़ के संदर्भ में मैं कहूँगा, उनका कहना था कि हमको हजारीबाग डिवीज़न से बात करना पड़ेगा, तब हम आपके यहाँ दे सकते हैं। उन लोगों का अपना प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट यूटिलिटी सर्विस की जो चीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट्स हैं या इस तरह की, अब तो लगभग धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ अगर कोई कंप्लेन है तो उस तरह के कंप्लेन आपको इंटरटेन करेंगे कि नहीं? यानी अस्थायी लोक अदालतों में उस तरह कंप्लेन लेकर के हम जा सकते हैं कि नहीं? और वहाँ क्यों नहीं आएंगे? अगर मान लीजिए जैसे गुड्स संबंधित ही है, जो आप पार्सल करते हैं, पार्सल आपका खो गया, इस तरह के केसेज आप ला सकते हैं हमारे यहाँ। इसीलिए ट्रेन, एयर, तीनों ट्रांसपोर्ट है, तीनों आ सकते हैं। नहीं, हमने क्लियर की स्टेट और प्राइवेट सर्विस जो है, सर्विस तो प्राइवेट पार्टी भी दे रहा है कि दुकानदार के यहाँ हम जा रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो सर्विस दे रहा है हमको। लेकिन हमको अगर माल अच्छा नहीं देता है तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कंप्लेन कर रहे हैं, इंटरटेन नहीं कर रहा है, तब कहीं जाना होगा ना हमको। तो एक तो बना हुआ था कंज्यूमर कोर्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट में तो इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, उस लंबी प्रक्रिया में 2 पैसे के लिए आप दौड़ते रहिए 2 साल तक। तो वो अगर लोग अदालत जाना चाहे इस तरह, पब्लिक यूटिलिटी में अगर हमारे क्षेत्राधिकार में आएगा तो जरूर आ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले हमारे यहाँ ही आना होगा। जी। और यहाँ पर ये नहीं हो सकता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में चले गए फिर उसके बाद में वहाँ से वापस आकर, ये नहीं, आप सर्वप्रथम मेरे यहाँ आएंगे और उसके बाद फिर एक इसमें क्लॉज है कि बाइंडिंग हो जाएंगे। एक पक्षकार अगर हमारे यहाँ केस दर्ज करा देता है और हम उसको दर्ज करके नोटिस कर देते हैं, तो अब उसी बिंदु पर उस विवाद से संबंधित द्वितीय पक्ष भी कहीं केस नहीं कर सकता है, अन्ना प्रथम पक्ष कर सकता है। दोनों पक्ष में कोई भी अब दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक कि यहाँ से वो निष्पादित नहीं हो जाता है। ये एक क्लॉज है। हाँ, अस्थायी लोक अदालतों के बारे में पीके सिन्हा साहब ने आपको बताया
यानी कि पब्लिक यूटिलिटी, जन उपयोगिता की जितनी चीज़ें हैं जो आप कंज्यूम करते हैं या जिससे कि आपका लेना देना सर्विसेज के मामले में, उस चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर निकाय हो, पंचायत का जो भी हो, जहाँ से आपको लगता है कि हमको कोई कंप्लेन है, यहाँ हमारा हक बनता है, हमारा हक मारा जा रहा है या मारा गया, वैसी स्थिति में अस्थायी लोक अदालत जाएँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायालय जो हैं वहाँ पर अस्थायी लोक अदालत बने हुए हैं और वहाँ पर आपका कोई खर्च नहीं होता है। आप वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के अपनी बात रखें, आपको न्याय मिलेगा। आज तो कानून की बात में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।